साथियों नमस्कार। साथियों, श्रीलंका से खबर आ रही है कि श्रीलंका के मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमारे लिए भारत एक बड़े भाई की तरह है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो भी अभी तक मदद पहुंचाई गई है उसके लिए शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम चाइना से भी रिलेशन बना के रखे हुए हैं, लेकिन भारत से हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशन है, यानी कि सांस्कृतिक एक तरीके से गठजोड़ है, और चाइना के साथ हमारे जो है वैसे रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है। तो ये तो इनकी आजकल की बात है। भारत ने श्रीलंका के लिए काफ़ी कुछ किया है। भारत और श्रीलंका के रिश्ते पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं, जो कि पहले कमज़ोर हो गए थे, उससे पहले मजबूत हुआ करते थे। तो एक्चुअली भारत और श्रीलंका का पूरा जो सिनारियो है, कैसे रिश्तों में परिवर्तन आया, कैसे श्रीलंका चाइना की तरफ टिल्ट हुआ, कैसे चाइना ने श्रीलंका को लूटा, श्रीलंका को बिल्कुल दिवालिया घोषित करवा दिया, फिर कैसे श्रीलंका भारत की तरफ आया और दोबारा से रिश्ते बनने लगे, इसका एक बैकग्राउंड जरा देखते हैं। तो देखिए, बात है 1948 की। 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी कि आज़ादी मिली थी। 1948 से पहले क्या होता था कि श्रीलंका में, ये जो आप भाग देख रहे हैं, श्रीलंका में जो ये वाला पोर्शन है जो आपको हरे रंग में दिख रहा है, ये तमिल लोगों का पोर्शन है, यहां पर तमिल लोग रहते हैं। और श्रीलंका में जो नीचे वाला पोर्शन है व्हाइट वाला, यहां पर सिन्हालीज लोग रहते हैं, इसे सिन्हाला रीजन कहते हैं। ठीक है, 70% लोग यहां पर सिन्हालीज हैं और 30% लोग तमिल लोग हैं। तो होता क्या था कि आजादी से पहले तमिल लोगों का वर्चस्व हुआ करता था। चाहे कोई सरकारी नौकरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकार हो, कोई भी दमदार चीज है जहां से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वहां पर तमिल लोग अपना दबदबा कायम किए हुए थे। और इन लोगों का भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन इनका ज्यादा था। फिर हुआ क्या, जैसे ही आजादी मिली, आजादी के जस्ट बाद चीजें बिल्कुल रिवर्स हो गई। चीजें बिल्कुल रिवर्स हो गई, यानी कि अब तमिल लोगों का जो दबदबा है, उनकी जो रेस्पेक्ट है, उनकी जो बातें मानी जा रही थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभाव था, पॉलिटिक्स में प्रभाव था, वो सब कम हो गया एकदम से। और जो सिन्हालीज लोग हैं उनका प्रभाव एकदम से बढ़ गया। सिन्हालीज लोगों का प्रभाव बढ़ गया, यहां तक कि जो इनकी लैंग्वेज है सिन्हाला लैंग्वेज, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का। ये बात समझ में आ गई। तो पहले तमिल लोगों का वर्चस्व था, फिर इन लोगों का वर्चस्व हो गया। तमिल लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, ना तो उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, न एजुकेशन में, न मिनिस्ट्री में, न बिजनेस में, न पॉलिटिक्स में, कहीं भी नहीं। वहीं सिन्हालीज लोगों को हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। इनकी भाषा को भी वरीयता दी गई और इनकी भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। काफी दिनों तक यह मामला चलता रहा। ये दोनों एक दूसरे में इस बात को लेकर के काफी झगड़ते भी रहे कि अरे यार, हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, केवल तुम ही लोग रिप्रेजेंटेशन रखते हो। इन्होंने कहा कि तुमने आज तक हमको बहुत दबाया है, अब हम नहीं दबने वाले। इन्होंने कहा तुम्हारी पहचान अलग है, तुम हमारे यहाँ के हो ही नहीं। इन्होंने कहा कि भाई हम ही हैं यहीं के, जो कुछ हैं तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तमिल लोगों ने कहा कि हम ऐसे कैसे यहाँ के नहीं है। पूरा श्रीलंका एक जमाने में मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत आता था, अशोक का यहाँ पर प्रभाव था, अशोक ने बुद्धिज्म को यहाँ पर फैलाया था। हमारा कैसे नहीं यहाँ पर प्रभाव है, हम क्यों नहीं यहाँ के बैकबोन है। तो इस बात में काफी लड़ाई रहती थी। पहले क्या था, बहुत सदियों पहले जब ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर नहीं थे, उस वक्त यहाँ पर भारत का बहुत प्रभाव हुआ करता था, क्योंकि जो हमारे अशोक थे उन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म को फैलाया था। उसके बाद चोला एम्पायर, आपने सुना होगा हिस्ट्री में चोल वंश के बारे में, उनके जो राजा चोला हैं उन्होंने भी यहाँ पर राज किया था और उनका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा था। तो यानी कि भारत के दक्षिण के जो राजा थे उनका यहाँ पर अच्छा खासा शासन चलता था। फिर धीरे धीरे यहाँ से शासन हटता गया, राजा हारते गए और जो विदेशी ताकतें हैं वो यहाँ पर कब्जा करती गई और समय के साथ अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने श्रीलंका को 1948 में आज़ादी दी और आज़ादी के बाद एक लड़ाई छोड़ गए जो इस रूप में आप देख रहे हैं। अंग्रेजों का ऐसा ही रहा है। अंग्रेज जहां से भी गए वहां कोई ना कोई लड़ाई छोड़ करके गए। भारत से गए तो भारत और पाकिस्तान बना गए, यहां से गए तो यहां पर लड़ता हुआ छोड़ गए। पाकिस्तान में भी ऐसा बीच हो गए कि बाद में उसके भी 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया। अंग्रेजों की आदत है कि कहीं से भी जाओ तो वहां पर ऐसी आग लगा के चले जाओ कि सदियों तक जलती रहे। भारत में कश्मीर का मुद्दा आप देखिए, खैर वो एक अलग बात है। तो इन लोगों की लड़ाई कुछ इस कदर बढ़ती चली गई कि इन लोगों में सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर, सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ जाएं उसे कहते हैं गृह युद्ध, सिविल वॉर। और यह सिविल वॉर हुआ था 1983 में। सिविल वॉर 1983 में हुआ था। याद कैसे रखेंगे, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तब की बात है, यहां पर वॉर चल रहा था। श्रीलंका की सरकार का मानना था उस वक्त कि ये जो सिविल वॉर हो रहा है ये भारत की वजह से हो रहा है, भारत ये करवा रहा है। आप कहेंगे भारत कैसे करवा लेगा। श्रीलंका की सरकार का कहना यह था कि देखिए यहां पर तमिल लोग रहते हैं और भारत में भी जो तमिलनाडु है यहां पर भी तमिल लोग रहते हैं,
तो भारत अपने तमिल के लोगों को खुश करने के लिए यहां के तमिल के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि यहां का वोट बैंक पॉलिटिक्स सदा रहे। हमारी सरकार ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारा अपना अलग मैटर है, हमारा अपना अलग मैटर है। लेकिन ये जो नैरेटिव है इस कदर सेट हो गया था कि इन लोगों को लगता था कि भारत ही इनको सपोर्ट कर रहा है और ये हमसे लड़ रहे हैं। इसलिए भारत और श्रीलंका के रिश्ते उस समय खराब होने लगे। खराब होने की दिशा में भारत ने सोचा कि क्यों ना यार हम कुछ करें यहाँ पर। तो भारत के राजीव गांधी ने रिश्ते को सुधारने के लिए 1987 में, लगभग इसके 4 साल बाद 1987 में पीस अकॉर्ड किया, शांति समझौता किया। हमारे राजीव गांधी थे और इनके जयवर्धने थे, प्रेसिडेंट थे जयवर्धने, इन दोनों के बीच में ये शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 13वां संशोधन किया गया, 13th अमेंडमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं उनके में। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत हुआ क्या कि जो नॉर्दर्न रीजन है और जो ईस्टर्न रीजन है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी रीजन को मिलाकर के एक तमिल रीजन घोषित किया गया और तमिल लोगों को यह जगह दे दी गई। ठीक है, कि यहां पर तमिल लोग रहेंगे, कोई इनसे कुछ कहेगा नहीं। पहली बात तो यह बोली गई। दूसरी बात यह बोली गई कि तमिल लोगों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इनकी पॉपुलेशन और इनके क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये बात भी मान ली गई, ठीक है, इनको रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। उसके साथ यह भी कहा गया कि जो तमिल लोग हैं इनके हितों की रक्षा के लिए, मतलब तमिल लोगों की भी बात सुनी जाए, इसको इंश्योर करने के लिए EPRLF यानी कि एलम पीपल रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट नाम की एक काउंसिल बनाएंगे, परिषद बनाएंगे, एक तरीके से बॉडी बनाएंगे जो इस बात को इंश्योर करेगी कि तमिल लोगों के हितों की रक्षा की जाए। तो उनकी सरकार ने बोला कि ठीक है, हाँ हम तैयार हैं। श्रीलंका की सरकार तैयार थी, ठीक है साहब। और भारत ने बोला कि हम एक पीस कीपिंग फोर्स भी भेजेंगे, मतलब अपनी आर्मी भेजेंगे, जिससे कि आपके यहाँ सिविल वॉर ना हो। श्रीलंका बोला ये भी अच्छी बात है, बदले में आप लोग इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। श्रीलंका ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आप इनके एरिया को, ये जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन, इनको दे देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, ये 3-4 चीजों पे सहमति बनी। क्या क्या थी? इनको एक तो रीजन दे देंगे, दूसरा रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, तीसरा इनके काउंसिल बनाएंगे जो इस बात की इंश्योर करेगी कि इनके हितों की रक्षा की जा रही है, प्लस हम अपनी फौज भेजेंगे जिससे कि यहां पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है साहब, बात चल रही थी। इसी बीच क्या होता है कि तमिल लोगों ने अपनी एक अलग से फौज बना ली और उसे बोला गया लिट्टे। आपने लिट्टे के बारे में बहुत सुना होगा। लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ये इन्होंने बना ली। इसका जो मुखिया था ये था प्रभाकरण, काफी इसका नाम चलता था उस समय, काफी ज्यादा प्रभावशाली था, लोग इसकी बातों में बहुत आ जाते थे और उसने अपनी एक फौज बना रखी थी। अगर आपने फैमिली मैन पार्ट 2 देखा हो तो उसमें कुछ इसी टाइप की लड़ाई दिखाई गई है, वो इन्हीं से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है साहब, इस बात से जो भारत के राजीव गांधी और इनके प्रेसिडेंट के बीच में जो पीस अकॉर्ड हुआ था, इसमें सारी बातें हो गई थी, तमिल लोगों की रक्षा की बात भी हो गई थी, लेकिन इस पूरे अकॉर्ड से लिट्टे खुश नहीं था, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बन चुका था समूह, विद द टाइम बनता गया था धीरे धीरे। जो सिविल वॉर कर रहे थे कौन थे? यही लोग थे। इन लोगों ने कहा कि भाई हम खुश नहीं हैं। प्रभाकरण ने कहा कि मैं खुश नहीं हूं इस अकॉर्ड से। हमने पूछा क्यों खुश नहीं हूं? बोला हमारी मांगे नहीं मानी गई। हमने कहा क्या मांगे हैं आपकी? बोलो वो हम बताएंगे। ये खुश नहीं थे बिल्कुल भी। भाई हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं। आपने तमिल लोगों की रक्षा करने के हिसाब से एक फौज बना ली और उनके लिए लड़ रहे थे, सिविल वॉर कर रहे थे, ठीक है, सिविल वॉर खत्म हो गया। अब आपको लगता है कि आपको कोई पूछेगा नहीं, सब कुछ आपने किया, तो वो जो आपकी जो सत्ता आपके हाथ से जा रही है तो आदमी उससे तिलमिला उठता है, तो गड़बड़ करता है। वही इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि मेरी जो बात है उसे नहीं माना गया है, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। हमने कहा क्या कर लोगे? इसने कहा हम बता देंगे। ठीक है साहब, इन्होंने कैसे बताया कि हमने जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, आर्मी भेजी थी, उस आर्मी के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा तुमने इंडिया ने जो भेजी है उसको मैं देख लूंगा। और ये लड़ते कैसे थे? बीच में लिट्टे रहते थे और अपने आसपास जो मासूम लोग हैं उनका एक शेल्टर बना लेते थे, एक सीमा बना लेते थे। खुद यहां खड़े हो जाएंगे झुंड में और अपने को घेरा बनवा लेंगे मासूम लोगों से और कहेंगे देखो तुम लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम, तुम लोग भी हमारे साथ रहो। उनको खड़ा कर लेंगे जिससे कि भारत की आर्मी इन पर हमला न कर पाए। ये सेम काम होता है फिलिस्तीन में। जो हमास है, हमास भी यही करता है, बीच में खुद खड़ा हो जाएगा, सामने निर्दोष लोगों को खड़ा कर देगा या निर्दोष लोगों के अस्पताल के नीचे अपना बेस बना लेगा। ये जितने भी टेरर ग्रुप्स इस तरीके से काम करते हैं वो जरूर निर्दोष लोगों का सहारा लेते हैं, तभी टिक पाते हैं, वरना वो तो कब के साफ हो जाए। खैर, लिट्टे को बहुत साल तक खत्म कर पाना बड़ा असंभव सा हो गया था, उसका यही एक कारण था। प्लस भारत ने जब इसमें अपने हाथ आजमाने चाहे तो भारत बुरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि भारत मासूम लोगों को नहीं मार सकता था। भारत ने एक आध बार प्रयास भी किया, लोगों को मारा भी गया, गलती से मरे भी,
उसमें फिर बात उठ गई ह्यूमन राइट की, कि भारत अपनी सेना भेज करके वहां पर मासूम लोगों को मार रहा है और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। वेस्ट में बात उठ गई, यहाँ की सरकारें उठाने लगी कि भारत गलत कर रहा है, भारत गलत कर रहा है। हमने कहा यार ये अच्छी बात है, आपकी भलाई के लिए हम अपनी फौज भेज रहे हैं, वहां पर लड़ाई नहीं होने दे रहे, और आप कह रहे हो गलत कर रहा है। ठीक है साहब, हमने कहा ठीक है, हम अपनी फौज को वापस बुला लेंगे। तो हमने निर्णय लिया कि हम अपनी फौज को वापस बुला लेंगे, और धीरे धीरे हमने अपनी फौज को वापस बुलाना स्टार्ट किया, और 1989 में हमने अपनी फोर्स को पूरी तरह से वापस बुला लिया। इस बात से हमारे यहाँ के जो तमिल के लोग थे वो चढ़ गए, वो कहते हैं कि भारत ने हमारी ये जो फोर्स है वापस बुलवाई है, इसको बुलवाने से तमिल लोगों पर फिर से हमला होगा, फिर से तमिल लोग वहां पे मारे जाएंगे, हम खुश नहीं हैं। हम वापस बुला लें तो हमारे यहाँ के तमिल नाराज, वहां भेज दें तो वहां के तमिल और वहां की सरकार नाराज, करें तो करें क्या। ये सब चीजों की वजह से ही वहां के लिट्टे वालों ने ही हमारे राजीव गांधी जी को मरवाया था। आपने सुना होगा इनके असैसिनेशन के बारे में। माना जाता है कि लिट्टे वालों ने ही मरवाया था, और इसलिए ही मरवाया था क्योंकि इन्होंने अपनी फौज भेज दी थी वहां पर। ये रीजन था एक चीज। तो ये एक्चुअल में लिट्टे को खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इन्होंने जो प्रयास किया खत्म करने का, ये गलती कर दी, क्योंकि जो लिट्टे हैं ना, वो मुख्यतः बनवाई थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी का कहीं ना कहीं हाथ था। आप कहेंगे कि साहब इंदिरा गांधी का कैसे हाथ था, इंदिरा गांधी क्यों बनवाना चाहती थी? कारण था, देखिए भारत के आसपास उस जमाने में क्या हो रहा था, 1970 से 1990 के आसपास की बात है, इस बीच की बात है। इस बीच भारत को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों ने बहुत हाथ आजमाए थे, जिनमें से एक ये था कि भारत के पड़ोसियों को घेरो। तो पाकिस्तान से वैसे ही बिकाऊ था, तो अमेरिका के हाथों बिकाऊ हुआ था। ठीक है, इधर बांग्लादेश में भी आपको पता है डिस्टर्बेंस पैदा किया था इन लोगों ने, तो बांग्लादेश को तो तोड़ के हमने अलग देश बनवा दिया था, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सिक्किम में भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी, अमेरिका की सीआईए ने। अमेरिका की सीआईए सिक्किम को बहुत दिनों से कोशिश में थी कि कैसे भी इसको तोड़ा जाए और सिक्किम को एक अलग राष्ट्र बनवा दिया जाए। पहले सिक्किम अलग हुआ करता था, भारत में नहीं था। फिर इंदिरा गांधी जी ने अजीत डोभाल जी की मदद से वहां पर ऑपरेशन चलाया और वहां के लोगों को कन्विंस किया कि आप भारत में मिल जाइए। फिर फाइनली सिक्किम भारत में मिला था, 1975 में स्टेट बना था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अमेरिका की सीआईए का कोशिश थी कि हम श्रीलंका में भी अपना एक बेस बना लें। अमेरिका की सीआईए घुसना चाहती थी श्रीलंका में, अपना बेस बनाना चाहती थी। जैसे आज चाइना घुसना चाहता है अलग अलग देशों में, अमेरिका घुसना चाहता था पहले, ऐसे ही अमेरिका सिक्किम में घुसना चाहता था। अमेरिका नेपाल में भी प्रयास किया था। अमेरिका ने भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश करी थी, लेकिन इससे पहले अमेरिका श्रीलंका में घुसता, श्रीलंका में जानबूझ के लिट्टे का प्रॉब्लम इंदिरा गांधी ने पैदा करवाया था, जिससे कि अमेरिका यह सोच के कभी ना घुसे कि यहां घुसे तो फंस जाएंगे, जैसे अमेरिका बाकी जगहों पर फंसा था। समझ गए आप? ऐसा एक थ्योरी कहती है, बड़े बड़े रॉके एजेंट कहते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट कहते हैं, और कई जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी ये राय है। हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बट हाँ सभी लोगों की बात है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसके प्रमाण भी मौजूद है कि लोगों ने ऐसा कहा है। तो इंदिरा गांधी की ये सोच अगर थी ना कि लिट्टे यहां पर बनवा करके डिस्टर्बेंस पैदा करो जिससे कि अमेरिका यहां ना आ जाए, वो सही थी। बट ये चीज को राजीव गांधी समझ नहीं पाए और इन्होंने लिट्टे को समाप्त करने की कोशिश करी। लिट्टे ने बैकफायर कर दिया, इनको एसेसिनेट कर दिया गया, और प्रभाकरण ने फिर धीरे धीरे क्या किया, पूरे श्रीलंका पर अपना कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे लिट्टे पूरे श्रीलंका में अपना प्रभुत्व जमाने लगा। अब क्या हुआ साहब, अब बात है 1990 से, मान लीजिए 1990 से 2006 तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिट्टे का शासन रहा। लिट्टे, प्रभाकरण का बिल्कुल दबदबा रहा इतने लंबे समय तक, कोई उसे हिला नहीं पाया। आप कहेंगे फिर कैसे हिला? फिर 2006 में वहां चुनाव हुए, और चुनाव में कैसे भी करके प्रभाकरण को लगा कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, तो उसने चुनाव करवाए वहां पर, और चुनाव में बाय द वे राजपक्षे जीत गए, महिंद्रा राजपक्षे। ये चुनाव जैसे ही जीते, इन्होंने सबसे पहले कसम खाई कि मैं 2006 से 2009 के बीच में लिट्टे को खत्म कर दूंगा, और लिट्टे को खत्म कर डाला। इनको मदद करी पाकिस्तान ने, इनको मदद करी चाइना ने, इन दोनों ने इनकी मदद करी, और इन्होंने उसके बदले में लिट्टे को खत्म कर दिया। 3 साल मैसिव ऑपरेशन चलाया, खूब मारकाट करी, प्रभाकरण को भी साइडलाइन किया। बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं सोचा किसी चीज के बारे में। इन्होंने कहा कि अगर लिट्टे को मैंने साफ कर दिया तो मेरा राज चल जाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। इन्होंने लिट्टे को 2009 तक समाप्त कर दिया। अब 2009 में वापस इलेक्शन हुए, ये वापस जीते, और 2009 में
वहां पर सरकार बनी फिर से महिंद्रा राजपक्षे की, और 2009 से 2014 तक इनकी सरकार चली। जब भारत के इलेक्शन होते हैं तभी इनके होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2014 में फिर इलेक्शन हुए, लेकिन बाय द वे इस बार कौन जीत गए? दूसरे व्यक्ति जीत गए, जिनका नाम था सिरिसेना। महिंद्रा राजपक्षे चाइना के सपोर्टर हैं और जो सिरिसेना है ये भारत के सपोर्टर हैं। आप बात समझ गए? 2019 तक ये पावर में रहे, भारत के साथ रिलेशन श्रीलंका के अच्छे होने लगे, पहले से रिलेशन अच्छे नहीं थे, अब अच्छे होने लगे, सब ठीक चल रहा था। फिर 2019 में चुनाव हुए, बाजी फिर से पलटी और फिर से राजपक्षे को प्रेसिडेंट बनना था। 2019 से 2024 तक कायदे से बनना था, ठीक है, राजपक्षे को दोबारा बनना था, लेकिन ये बन नहीं सकते थे क्योंकि ये 2 बार प्रेसिडेंट रह लिए वहां पर। अब उसके बाद तीसरी बार लगातार नहीं रह सकते, तो आप क्या करोगे? आप अपनी जगह किसी और को बनाओगे। तो इन्होंने अपने ही भाई को गोटाबाया राजपक्षे को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया और खुद बन गए प्राइम मिनिस्टर, ये बन गए पीएम। कौन? महिंद्रा राजपक्षे, 2019 से 2024 के बीच। अब बीच में इनकी सरकार गिर गई, वो क्यों गिरी इस पर हम आएंगे, लेकिन 2019 में जो पीएम है वो ये बने, कम पावर रहती है पीएम के पास, और प्रेसिडेंट बना दिया अपने भाई को। इनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि एक तो ये चाइना के हाथों मजबूर थे बिकने पर, और दूसरा इन्होंने पूरी सरकार में अपने ही भाई बंधु फिट कर रखे थे। इनका पूरी फैमिली चलाती थी श्रीलंका को, इनका कोई भाई कुछ है, इनकी मिसेस कुछ है, इनका भतीजा कुछ है, जैसे हमारे देश में होता पॉलिटिकल पार्टी में भाई भतीजावाद, वैसे ही यहां चलता था, चल रहा था साहब, कोई दिक्कत नहीं। 19 के बाद भी गाड़ी चल रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अगले 2 साल में 2019 के बाद यानी 2021 तक ऐसा कुछ हुआ कि श्रीलंका पूरी तरह कोलैप्स कर गया और लोगों में इस कदर गुस्सा आ गया कि लोग न सिर्फ सड़कों पर आ गए बल्कि महिंद्रा राजपक्षे को या राजपक्षे फैमिली को श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ गया था, वरना इनके महल में इनको मार देते। ये हाल हो गया था। अब आप कहेंगे ये हाल कैसे हो गया था, इस पर भी बात करते हैं। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, श्रीलंका की इकोनॉमी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक है आपका टूरिज्म और एक है आपका टी यानी कि चाय। श्रीलंका छोटा सा देश है, वहां पर पहाड़ ज्यादा हैं, वहां पर एक तरीके से हरियाली ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तटीय क्षेत्र ज्यादा है, कोस्टल एरिया ज्यादा है, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाने जैसा ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं। तो मेनली वो लोग टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं और चाय पर करते हैं। अब चाय की भी आपको पैदावार तो बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, जैसे भारत में किया जाता है, ठीक है, यानी कि रासायनिक उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। विद द टाइम क्या हुआ, महिंद्रा राजपक्षे ने चाइना के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लिए थे, चाइना के साथ आए दिन कोई ना कोई डील हो रही थी। अब इनकी ये 2 चीजें तो चली रही हैं, साथ में महिंद्रा पक्षे को चाइना ने एक लालच दे दिया था कि भाई साहब आप एक काम करो, आपके जो पोर्ट्स हैं ना उनको भी डेवलप कर लो। इन्होंने कहा हम समझे नहीं। बोले देखो आपका छोटा सा देश है, इसमें ज़्यादा जंगल हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास तटीय क्षेत्र बहुत है यानी कि कोस्टल एरिया बहुत है, तो क्यों ना अपने पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाओ, जितना ज़्यादा पोर्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। इन्होंने पूछा कैसे, कि देखो भाई श्रीलंका, तुम एक काम करो, पूरी दुनिया में कई सारे पानी के जहाज हैं जो हमारे चाइना आते हैं और लंबा रास्ता तय करते हुए आते हैं, चाहे वो मेडिटेरियन सी से आए, चाहे वो ईरान की तरफ से होते हुए आए, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए, कहीं से भी आए, चाहे अफ्रीका की तरफ से आए, वो आते इसी रास्ते से हैं। श्रीलंका ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, अपने यहाँ पर ना पोर्ट्स का विकास करना स्टार्ट कर दो, अलग अलग पोर्ट्स बनाओ। कोलंबो पोर्ट आपका है ही, अभी उतना विकसित नहीं है, और विकसित कर लेंगे, लेकिन एक हम्बनटोटा पोर्ट है आपका, हम्बनटोटा पोर्ट जो इधर पड़ता है, इसको आप डेवलप करो। श्रीलंका ने पूछा कि अच्छा हम्बनटोटा पोर्ट है तो, लेकिन इसे डेवलप कैसे करें? चाइना ने कहा हम पैसा देंगे, आप हमसे पैसा लीजिए, डेवलप करिए। बोले आपसे पैसा ले लें तो क्या लौटाना नहीं पड़ेगा? नहीं, लौटाना आपको पड़ेगा, लेकिन हम आपको बहुत सस्ते लोन पर एक तरीके से ये पैसा दे देंगे और आप आराम से इसका विकास करिए। महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि हाँ बात तो सही है। अच्छा मान लीजिए हम आपसे पैसा ले लें और अपने हम्बनटोटा पोर्ट का विकास स्टार्ट कर दें, लेकिन हमारे को पता तो है नहीं कि विकास में करना क्या होता है, हमें यही नहीं पता कि इस पोर्ट को डेवलप कैसे करेंगे। वो टेक्नोलॉजी हम देंगे, वो टेक्नोलॉजी का पैसा भी लोगे? पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप टेक्नोलॉजी लीजिए, पोर्ट हम बनवाएंगे, हम्बनटोटा पोर्ट हम बनवाएंगे, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ठीक है आप टेक्नोलॉजी भी दे दो, पैसा भी दे दो, लोन भी दे दो। अब राजपक्षे कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए कि हमारे यहाँ की जो लेबर है या जो इंजीनियर्स हैं उन्हें तो पता नहीं है कैसे बनेगा, ये क्या करना है। अरे राजपक्षे जी टेंशन बहुत लेते हो, हम हैं ना, चाइना कहते हैं हमें,
लेबर भी हम भेज देंगे, टेंशन मत लो। और बोलो। हाँ ये सही है। अच्छा मान लो आपसे हम लोन ले लें और नहीं चुका पाए तो? क्या यार तुम गरीबों का कुछ हो नहीं सकता। अरे भाई ऐसी जगह पर आपका पोर्ट बनवा रहे हैं कि दुनिया के कई सारे पानी के जहाज यहां से गुजरेंगे, इतने पानी के जहाज गुजर जाएंगे कि आप लोन तो 6 महीने में चुका दोगे। इतना किराया आएगा आपके पास। जो भी पानी का जहाज जाए उसको आप यहां पर रोकिए, उसका तेल भराइए और आगे बढ़ाइए, उस बात का टैक्स लीजिए आप। किसी को आराम करना है तो आराम कर ले, किसी को 2 दिन की छुट्टी मनानी है वो मना ले। काहे टेंशन ले रहे हैं, रास्ते में पड़ रहे हैं आप। हाँ अच्छा नहीं, मान लो कि हम नहीं चुका पाए, अरे यार श्रीलंका तुम छोड़ो यार, ये स्कीम तुम्हारे लिए है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं दो 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 दे रहे हैं, देखो सोच लो फिर भी। दे दो, सोच लो। नहीं मैं वही पूछ रहा था कि मान लो, नहीं नहीं तुम रहने दो। अच्छा अच्छा ठीक है। चाइना को लगा यार ये आदमी कहीं गड़बड़ा नहीं जाए। चाइना का अच्छा एक काम करो, तुम कंफ्यूज हो। अरे भाई जिंगजियांग एक काम करो, इनको एक डिब्बा दो जरा। तो उनको डिब्बा दिया गया, बोले ये कुछ इसमें थोड़ा सा है, बच्चों के लिए खिलौने ले जाना और मिसेस के लिए साड़ी ले जाना, टेंशन मत लो। क्या था? रिश्वत, करप्शन। यहां से राजपक्षे फैमिली बिकना स्टार्ट हुई चाइना के हाथों। चाइना ने इस फैमिली को भी पैसे दिए, चाइना ने श्रीलंका को भी लोन में फंसाया, और चाइना ने हर तरीके से पोर्ट्स पर और चीजों पर कब्जा शिकंजा बनाने की पूरी तैयारी कर ली। कैसे? ये देखिए, ये दो चीजें याद रखना, टूरिज्म और टी तो है ही इसकी इकोनॉमी का बैकबोन, इसको बैकबोन बनाने में लगा हुआ है चाइना। और चाइना कैसे बैकबोन बनाता है, ध्यान से देखिए। चाइना ने कहा कि देखो भाई श्रीलंका, हम आपके यहां पर एक पोर्ट बनाने वाले हैं। श्रीलंका ने कहा ठीक है, तो देखो हम आपको कुछ पैसा देंगे, ठीक है दे देना, ये एक तरीके से लोन है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके साथ साथ हम आपको लेबर भी दे देंगे, ठीक है आपके पास लेबर नहीं है, हम आपको लेबर भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको टेक्नोलॉजी और मशीन्स भी दे देंगे, ठीक है मशीन्स भी दे देंगे, आप इसको आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और कोई मिठाई उठाई और ले जानी हो तो बता देना, व्यवस्था है। अरे नहीं ठीक है ठीक है, बिक गई राजपक्षे फैमिली। चाइना क्या करता था, मान लो इसने $100 लोन दिया, तो लोन किसके पास आ गया? श्रीलंका के पास। लेबर किसकी आ गई? चाइना की। अब लेबर यहां पर काम करेगी, टेक्निकल मशीन्स वगैरह सब यहां पर लगेंगी। काम करने के बाद में श्रीलंका को ये जो पैसा है ये किसे देना पड़ेगा? मेहनताने के रूप में लेबर को देना पड़ेगा, ठीक है। और यही लेबर इस पैसे को लेकर के वापस कहां चली जाएगी? चाइना। भाई चाइना ने अपने लोग भेजे, उन लोगों ने यहां काम किया, काम के बदले श्रीलंका ने उनको पैसा दिया और वही पैसा लेकर के ये वापस चले गए। और श्रीलंका ने जो पैसा दिया था वो कहां से आया था? वो भी चाइना से आया था। तो चाइना ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया, लेकिन ऑन पेपर अभी कर्ज में कौन है? श्रीलंका। समझ गए? फर्ज करो ये लेबर श्रीलंका, चाइना ने न दी होती, ये लेबर श्रीलंका की ही होती, तो क्या होता? श्रीलंका का जो पैसा है जो उसने लोन में लिया है ये अपनी लेबर को देता, वो लेबर अपनी घर में रखती, श्रीलंका में रखती, दुकानों पे खरीदने जाती, मकान में इन्वेस्ट करती, लैंड खरीदने में इन्वेस्ट करती, कुछ ना कुछ करती, मतलब पैसा श्रीलंका में रहता और उसी की इकोनॉमी में घूमता। तो श्रीलंका के लोगों का फायदा होता, इकोनॉमी का फायदा होता। लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं, ये वापस लौट गया वहीं पर। क्यों लौटा? सिर्फ करप्शन की वजह से। किसका करप्शन? राजपक्षे फैमिली, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत जल्द यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट भी बना दिया, नो डाउट, लेकिन उस पोर्ट में लंबे समय तक एक परिंदा भी पर मानने नहीं आया। पोर्ट एक तरीके से घाटे में गया। घाटे में क्यों गया? पोर्ट घाटे में इसलिए गया क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक पोर्ट है जिसे बोलते हैं कोलंबो पोर्ट। जिस भी जहाज को रुकना होता है तो वो यहां रुक जाता है, उसे नए पोर्ट में रुकने की जरूरत नहीं है। और अगर अब ज्यादा ही जरूरत है तो भारत के पोर्ट्स में भी रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से हम्बनटोटा पोर्ट चल नहीं पाया। तो जो पोर्ट वाली फिलॉसफी थी चाइना की, ये हो गई फ्लॉप, और ये आ गया कर्ज में कि कर्ज को चुकाऊं कैसे। जब ये कर्ज में आ गया श्रीलंका, तब ये चाइना के पास गया कि चाइना भैया वो आपका कर्ज था, हम लौटा तो नहीं पा रहे हैं, क्या करें? चाइना का देखो भाई लौटाना तो पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे आप देख लो भाई कैसे भी आप लौटा दो, हम किसी चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे। अरे भाई देख लो आप कैसे भी उसे माफ़ कर दो, हम माफ़ नहीं करेंगे, वो तो लौटाना पड़ेगा। श्रीलंका ने कहा अच्छा मान लो हम इसे कुछ समय बाद लौटा दें, कुछ समय बाद लौटा देना कोई दिक्कत नहीं है,
कुछ पैसा और चाहिए तो ले जाओ, नहीं नहीं और नहीं चाहिए, हम वो लौटा देंगे। श्रीलंका टेंशन में, यार ये लौटेगा कैसे। श्रीलंका फिर आईएमएफ में गया। श्रीलंका ने आईएमएफ से कहा कि आईएमएफ जी हम फंस गए, हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट करवा दिया है, कुछ पैसा लौटाना है, आप पैसा दे सकते हैं क्या लोन के रूप में। आईएमएफ ने कहा देखो तुम एक डूबता जहाज हो, तुम्हारे यहाँ पर इकोनॉमी की कोई संभावना ज़्यादा है नहीं, गिनी चुनी सी उससे तुम्हारे काम चल जाता है, हम तुम्हें पैसा दे भी देंगे तो तुम लौटाओगे कैसे। तो ठीक है साहब, आईएमएफ ने लौटा दिया। अब चाइना फिर आया, अब चाइना आया इनके घर पर, क्या भाई राजपक्षे जी वो पैसे क्या हुआ, लौटाया नहीं आपने। राजपक्षे जी कह रहे हैं कि भैया लौटा देंगे, अभी कहाँ आपको पता है पोर्ट चल नहीं रहा, आपने जबरदस्ती बनवा तो दिया, लौटाना पड़ेगा वरना पोर्ट हम ले लेंगे 99 साल के लिए। आप कहाँ से ले लोगे, अरे आप ही ने तो कहा था। अरे हमने कब कहा था, अरे आपने कहा था, देखो कागज देखो, कागज में नीचे लिखा रहता ना बारीक लाइन में लिखा था कि अगर हम्बनटोटा पोर्ट के लिए दिया गया लोन आपने समय से नहीं चुकाया तो इस पोर्ट पर 99 साल के लिए हम कब्जा कर लेंगे या लीज पे ले लेंगे। और लीज पर ले भी लिया। श्रीलंका सोचा कि भैया कहाँ जाके फंसे हैं ये तो 99 साल के लिए गया। अब चाइना इस पर कोई ऐसा नहीं कि बिजनेस करेगा, चाइना ने ले लिया, चाइना का एक ठिकाना वहाँ फिक्स हो गया। अब कल को चाइना को वहाँ पे अपनी नेवी लगानी पड़ गई तो लगा लेगा, कौन रोक लेगा उसे। ठीक है साहब, चाइना ने कहा अच्छा राजपक्षे टेंशन मत लो, जो हुआ सो हुआ, एक मिठाई का डिब्बा और लो, भाभी जी के लिए साड़ी ले जाना, बच्चों के लिए खिलौने ले जाना, एक काम करो। राजपक्षे ने कहा क्या, चलो हम बताएंगे तुम्हें, काम बाद में बताएंगे। राजपक्षे ने कहा ठीक है, लुट तो चुके हैं, क्या बताओगे। साथियों अब आ गया धीरे धीरे 2020, चाइना की चाल देखो, 2020 में आ गया कोरोना, और कोरोना से सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हुआ आपको पता है, टूरिज्म। श्रीलंका का टूरिज्म बैठ गया बुरी तरह से। श्रीलंका ने कहा इधर से तो फंसे हुए हैं, सो फंसे हुए हैं, अब ये भी गया। चाइना को पता था ऐसा होने वाला है, जो चाइना बोला था ना कि अभी आएंगे तब बात करेंगे, चाइना को पता था कि उसके यहां फैलने लग गया कोरोना, ये भविष्य में कहानी बिगड़ेगी। अब चाइना आता है श्रीलंका के पास, कह रहे क्या हो गया राजपक्षी जी, क्यों दुखी हो। कह रहे तुमने तो हमें लोन में फंसा ही दिया है, अब टूरिज्म भी हाथ से जा रहा है, हम तो चारों तरफ से फंस गए। चाइना कहता है यार तुम क्यों टेंशन लेते हो यार, तुम हमसे सीखो यार, हम कैसे विकसित राष्ट्र बन रहे हैं देखो। श्रीलंका बोलता है क्या सीखे तुमसे, एक काम करो, तुम्हारे यहाँ चाय का उत्पादन होता है, हाँ होता है, क्या चाहते हो ये भी बंद कर दें। अरे नहीं बंद नहीं करना है, तुम एक काम करो, इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो ना ये यूज मत करो। क्यों, क्योंकि ये केमिकल के बने होते हैं, इसे यूज करोगे तो तुम्हारी भूमि तो गिनी चुनी उतनी ही, भूमि का स्पेस तो बढ़ नहीं जाएगा। कितने दिन तक यूज कर लोगे, 2 4 5 साल और कर लोगे, फिर आपकी जो लैंड है वो बेकार हो जाएगी, उस पर आप चाय उगा नहीं पाओगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर आपकी भूमि के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इन्हें यूज मत करो, इसके बजाय आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करो। श्रीलंका ने कहा हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे तो उससे हमें क्या फायदा, बोले फायदा है, इस पड़ोसी को देखो, आपका पड़ोसी भारत, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करता है, इसने सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बेस्ड स्टेट बना दिया है, हम भी देखो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। श्रीलंका ने कहा अच्छा अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें तो ये हमारे पास आएगा कहां से, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री तो है नहीं। चाइना ने कहा हम बैठे हैं ना, हम देंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हम देंगे, और ये लोन वोन का चक्कर मत रखना, अरे तुम लो यार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लो। राजपक्षे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का सुझाव दे दिया और ये कह दिया कि हम देंगे, अपने लिए बिजनेस खड़ा कर लिया चाइना ने। राजपक्षे ने रातों रात ऐलान कर दिया कि कल से केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना बंद। ठीक है साहब, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना तो बंद कर दिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मंगा लिए, पर इनको यह नहीं पता था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की उर्वरकता उतनी नहीं होती, पैदावार उतनी नहीं होती जितनी इसकी थी। अगर ये 100 किलो चाय उत्पादन कर रहा है उस जगह पर तो ये 50 किलो ही कर पाएगा, तो उत्पादन कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, जब प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो बिकेगा नहीं, उतना है ही नहीं, जब बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी यहां से भी गई, तो यहां से तो गए ही थे, यहां से भी गए, यहां से भी गए, इसलिए श्रीलंका डूब गया था इकोनॉमी में। अब क्या चाहिए उसे, फिर से कर्ज चाहिए, आईएमएफ तो देने से रहा, अब ये कर्ज लेने फिर से किसके पास जाएंगे, एक ही रास्ता, साहूकार, चीन। ऐसे ही पहले जमींदार साहूकार लोग फंसाते थे हमारे किसानों को, सेम इसी तरीके से फंस गया। जब ये फंस गया था, इसकी जनता श्रीलंका की सड़कों पे आ गई थी, 2021 की बात है,
और इसे मारने भागी थी राजपक्षे को और इसकी फैमिली को। ये कैसे जान बचाता फिरा है ये जानता है। फिर भारत ने पैसा भेजना स्टार्ट किया, भारत ने तेल भेजा। वहाँ पे लोगों की मोटरसाइकिल स्कूटर चलने के लिए तेल नहीं था, वो भारत ने भेजा है। भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाया है, भारत ने वहाँ पे अब यूपीआई चलाया है। इनका मिनिस्टर कह रहा है कि यूपीआई बहुत फ़ायदा दे रहा है हमें। भारत वहाँ पर क्रेडिट कार्ड चला रहा है। भारत ने वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस और ये आपके ये जो एजुकेशनल कॉलेजेस खोलने की बात करी है। हर तरीके से सहयोग कर रहा है भारत। अब उसे समझ में आ रहा है कि भारत क्या था और चाइना क्या है। ये खेल अब हुआ है मालदीव के साथ भी। आप देखना मालदीव का भी यही हाल होगा, तब उसे भी रियलाइज़ हो जाएगा कि भारत क्या है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बना नहीं पा रहा, पहले वो इतिहास पढ़े जाके। भारत सबके साथ बना के चलता है, ये नहीं बना पा रहे हैं। केस स्टडी है श्रीलंका। तो ये पूरी एक बात है जो मुझे आपको बतानी थी। इस तरीके से बर्बाद हुआ और अभी वहाँ पे कब चुनाव कैसे होंगे दोबारा अगली बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।